नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नेतन्याहू से लेकर नरेंद्र मोदी तक सबने डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दे दी है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बधाई दी है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने तो ट्रंप के जीतने पर ऐसी जोरदार बधाई दी जैसे उनकी ही जीत का इंतजार कर रहे हों। इस इंतजार को लेकर इसराइल के अखबारों में खबरें छप भी रही थीं। वहां एक सर्वे भी हुआ जिसमें 90% से अधिक लोगों ने ट्रंप का समर्थन किया। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान दोनों बातें कही। यह भी कहा कि जीत गए तो 24 घंटे के भीतर गजा में जंग खत्म कर देंगे, और यह भी कह गए कि अगर मैं हार गया तो इसराइल खत्म हो जाएगा। नेतन्याहू ने अपने ट्वीट में लिखा है कि इतिहास के सबसे शानदार कमबैक पर बधाई। व्हाइट हाउस में आपकी शानदार वापसी अमेरिका को एक नई शुरुआत देती है। आपकी जीत इसराइल और अमेरिका के बीच के संबंधों की प्रतिबद्धता को मजबूती से दोहराती है। यह बहुत बड़ी जीत है आपकी सच्ची दोस्ती में, बेन्यामिन और सेरा नेतन्याहू। अमेरिका के चुनाव में ट्रंप की वापसी को इतिहास की बड़ी घटना के रूप में बताया जा रहा है। कमला हैरिस के समर्थक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कैंपस में जमा हुए, लेकिन वहां मातम छा गया। कई लोग इस बात की हंसी उड़ा रहे हैं कि भारत में इसे लेकर क्यों उत्साह है कि अमेरिका में कौन राष्ट्रपति बनने वाला है। बाकी बड़ी बड़ी बातों को छोड़ दीजिए। विदेश नीति पर क्या फर्क पड़ेगा, वीजा नीति पर क्या फर्क पड़ेगा। मेरा कहना है सिर्फ इस सवाल का सही जवाब देने से कि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं, यूपीएससी से लेकर पुलिस भर्ती की परीक्षा में 1 नंबर मिलेगा। तो उस 1 नंबर की खातिर आपको जानना ही चाहिए कि अमेरिका के चुनाव में क्या हुआ है। अमेरिका की पूरी दुनिया में मुखियागिरी चलती है, तो वहां कौन जीत रहा है, किन मुद्दों पर जीत रहा है, इसका दुनिया के कई हिस्सों पर असर पड़ता है। इसलिए आपको अमेरिका के चुनाव में दिलचस्पी लेनी चाहिए। गजा में 1 साल से अमेरिका के पैसे और हथियार से बमबारी हो रही है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोग भूखमरी और महामारी के शिकार हैं। मानवता की तमाम नैतिकताएं कुचली जा चुकी हैं। इसलिए आपको गंभीरता से जानना चाहिए कि ट्रंप इस इलाके को लेकर क्या करने वाले हैं। अमेरिकी चैनलों की चर्चाओं में ऐसे सर्वे दिखे कि विदेश नीति को लेकर मतदाताओं ने कम वोट किया। उनकी चिंता अमेरिका में चल रही महंगाई और बेरोजगारी को लेकर थी। फिर भी दुनिया भर की नजरें इस बात पर होंगी कि क्या ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका इसराइल से हाथ खींच लेगा, गजा में बमबारी रुक जाएगी। डेमोक्रेट ने गजा के मुद्दे पर काफी निराश किया। 1 साल तक युद्ध चलता रहा। बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका इस मानवीय संकट का पार्टनर बना रहा। चुनाव में इस सवाल पर कमला हैरिस मतदाताओं को आश्वस्त नहीं कर सकी, ना उत्साह भर सकी, बल्कि इससे बचने के लिए गर्भपात का मुद्दा उठाती रहीं। उन्हें लगा कि महिला वोटर एकजुट हो जाएंगी, मगर बाईपास करने की उनकी राजनीति कामयाब नहीं हो पाई। उसी तरह से भारत में जैसे इंडिया गठबंधन के नेता नफरती राजनीति का सीधे सीधे मुकाबला नहीं करते, बाईपास करने की कोशिश करते हैं, इसलिए बड़ी कामयाबी उन्हें नहीं मिलती है। ट्रंप ने 24 घंटे में जंग रुकवाने की बात तो कही है, लेकिन अमेरिकी अखबारों में यह खबर छपी हुई मिल जाएगी कि गजा पर हमले के समय ट्रंप ने इसराइल का समर्थन किया था। ट्रंप के समय ही जेरूसलम को पहली बार इसराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी गई, और उनके समय में भी गजा में तरह तरह के इसराइल ने प्रतिबंध लगाए। मानवाधिकार का हनन हुआ। ट्रंप का अमेरिका इसराइल को धन और हथियार भेजता रहा। तो इसराइल को लेकर ट्रंप और हैरिस की नीतियों में खास अंतर नहीं आएगा। इसराइल की प्रतिक्रिया से तो नहीं लगता कि उसे जरा भी संदेह है कि ट्रंप उसे रोकने का प्रयास करेंगे। इसराइल के विदेश मंत्री ने ट्रंप को बधाई देते हुए लिखा है कि मिलकर हम अमेरिका इसराइल के गठबंधन को और मजबूत करेंगे, गजा से बंधकों को वापस लाएंगे और ईरान के एक्सिस ऑफ एविल को हराने के लिए मजबूती से एक साथ खड़े रहेंगे। इसराइल के राष्ट्रपति ने कहा है कि ट्रंप इसराइल के सच्चे मित्र हैं और इस इलाके में शांति के और सहयोग के हिमायती हैं।
ट्रंप की जीत के बाद ईरान की ओर से बयान आ रहा है कि हम इस्राइल से टकराने के लिए तैयार हैं। हम इस बात के लिए भी तैयार हैं कि अमेरिका और इस्राइल ईरान पर स्ट्राइक कर सकते हैं। इन बातों से नहीं लगता कि जंग पर असर पड़ने जा रहा है। रुक जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव खत्म होने से 4 दिन पहले मिशिगन के एक लेबनीज रेस्तरां में कहा कि अगर मैं जीत गया तो मध्य पूर्व में शांति आएगी, मगर जो जोकर अभी अमेरिका चला रहे हैं वो कभी शांति नहीं ला पाएंगे। कहा जाता है कि मिशिगन के अरब मूल के अमेरिकी कमला हैरिस से नाराज थे। उनकी नाराजगी का फायदा उठाने के लिए ट्रंप ने यह बयान दिया। अमेरिका के विश्वविद्यालयों में जब गजा के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे तब ट्रंप ने उन प्रदर्शनों की निंदा की। इसी साल न्यूयॉर्क में यहूदी दानदाताओं की एक मीटिंग में ट्रंप ने कहा, अगर वे जीत गए तो फिलिस्तीनी समर्थन अभियानों को 25-30 साल पहले की अवस्था में पहुंचा देंगे, यानी पीछे धकेल देंगे। ट्रंप ने खुद को इस्राइल का हिमायती कहने में कभी संकोच नहीं किया। पिछले साल अक्टूबर में ट्रंप ने कहा कि वो गजा से आने वाले शरणार्थियों पर प्रतिबंध लगाएंगे और अमेरिका में आने वाले मुसलमानों पर ट्रैवल बैन को बढ़ावा देंगे। अगर कोई हमास या कट्टरपंथी सोच का समर्थक पाया गया, उसे आने से रोक दिया जाएगा और सबकी वैचारिक जांच होगी। उनके इन बयानों में शांति की कितनी संभावनाएं हैं, वही लोग बेहतर बता सकते हैं जो ट्रंप की जीत को दुनिया की शांति के लिए शुभ संकेत मानते हैं। ट्रंप को लेकर इस्राइल के अखबारों में क्या छप रहा है, यह भी देखना चाहिए। एक हफ्ता पहले टाइम्स ऑफ इस्राइल ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया कि ट्रंप ने नेतन्याहू से अमेरिका में मुलाकात के दौरान कहा वो चाहते हैं कि उनके व्हाइट हाउस में वापस आने से पहले इस्राइल गजा पर चल रहे हमले को समेट ले। जुलाई में जब नेतन्याहू अमेरिका गए तब ट्रंप के फ्लोरिडा रिसोर्ट पर भी गए थे। वैसे अगस्त में खुद ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि मैंने नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान यह साफ कर दिया कि इस्राइल को अपनी जीत जल्द हासिल कर लेनी चाहिए क्योंकि गजा में मौत को रुकना होगा। हालांकि उस समय ट्रंप ने यह नहीं बताया कि उन्होंने नेतन्याहू से कब तक जीत हासिल करने को कहा था। फिलहाल जो बाइडेन इस मामले में जीरो साबित हुए। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, मानवता को शर्मसार ही किया। गजा में मानवता की सारी हदें ध्वस्त होती रही, बाइडेन प्रशासन देखता रहा। जिन नैतिकताओं की बुनियाद पर लोकतंत्र का आदर्श खड़ा था उसे ही ध्वस्त कर दिया गया। ट्रंप ने जो भी बयान दिए हैं अब उनकी परीक्षा होगी। एक दिन में गजा में युद्ध रुकवा देंगे, एक दिन में यूक्रेन में युद्ध रुकवा देंगे। उस एक दिन का इंतजार आज से शुरू हो सकता है। कैसे होगा, ट्रंप ही बेहतर बता सकते हैं। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने जलवायु संरक्षण के पेरिस समझौते को अस्वीकार कर दिया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को अमेरिका से मिलने वाली फंडिंग पर रोक लगा दी थी। चीन के खिलाफ टैरिफ लगा दिए थे। राष्ट्रपति बनते ही बाइडेन ने जलवायु और WHO पर ट्रंप के फैसले पलट दिए। यह सब होगा। इमिग्रेशन को लेकर जब नीतियां बदलेंगी तो उसका असर भारत की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पर क्या पड़ेगा, देखा जाएगा। चुनावी प्रचार के दौरान ट्रंप ने कहा था, जो देश हमारे दोस्त हैं वो दुश्मनों से भी ज्यादा हमारे साथ बुरा करते हैं। हम उन्हें सैनिक मदद करेंगे लेकिन वो व्यापार में हमारे साथ चालाकी करते हैं, इसलिए हम टैरिफ लगाएंगे, आयात शुल्क बढ़ा देंगे। अमेरिका में दूसरे देशों से आने वाले माल पर टैक्स बढ़ेगा। ट्रंप ने आयात शुल्क बढ़ाने की बात हमेशा खुलकर कही है। उनकी इस नीति की चपेट में केवल चीन नहीं आएगा, भारत भी आ सकता है। 10 अक्टूबर को ट्रंप डेट्रॉयट इकोनॉमिक क्लब में बता रहे थे कि जीतने पर उनकी आर्थिक नीतियां क्या होंगी। ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने लग गए कि महान नेता हैं, उन्होंने शानदार काम किया। लेकिन कई तरह से देखें तो भारत चीन से भी ज्यादा अमेरिकी सामानों के आयात पर टैक्स लगाता है। भारत सबसे बड़ा चार्जर है। भारत यह काम मुस्कुरा कर करता है। चीन और ब्राजील जैसे देश अमेरिकी सामानों पर आयात कर लगाते हैं, लेकिन इन दोनों से भी ज्यादा भारत टैक्स लगाता है, ट्रंप ने कहा था। China will charge us a 200% tariff. Brazil is a big charger. The biggest charger of all is India. India is a very big charger. We have a great relationship with India. I did, and with
especially the leader, Modi. He's a great leader, great man. Really is a great man. He's brought it together. He's done a great job, but they probably charge as much. I mean, I think they probably charge more than, in many ways, China. But they do it with a smile, you know. They do it sort of a nicer charge. They say, oh, thank you so much for purchasing from India. ट्रंप की जीत के कई मायने हैं, कई तरह के विश्लेषण आएंगे ही। अमेरिका का मीडिया, वहां का कुलीन तंत्र, बिजनेस घराने सब कमला हैरिस के साथ खड़े थे, लेकिन जीत ट्रंप की हो जाती है। अब इस बात को आप भारत के संदर्भ में आजमा कर देखिए। यहां पर बिजनेस क्लास इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस दल को हजारों करोड़ रुपए देता है? बीजेपी को। सबसे अधिक दूसरों से कई हजार करोड़ ज्यादा चंदा मिलता है बीजेपी को। गोदी मीडिया किसके गुण गाता है? मोदी और बीजेपी के। इसके बाद भी मोदी की ही जीत होती है। सीटें कुछ कम हो गई, मगर तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ही बनते हैं। लेकिन ट्रंप के खिलाफ वहां के उद्योगपति, वहां का मीडिया, फिल्म स्टार सब होते हैं, ट्रंप जीत जाते हैं। भारत में मोदी के साथ उद्योगपति, मीडिया सब कुछ होता है, मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। ट्रंप की इस जीत से अगर किसी को भारत में उम्मीद हो सकती है तो जाहिर है राहुल गांधी या विपक्ष को हो सकती है। इतना मीडिया, इतनी दौलत कमला हैरिस के साथ फिर भी चुनाव हार गई। कमला हैरिस को प्रचंड और प्रचुर मात्रा में चंदा मिला, तुलना में ट्रंप को कम मिला। इलॉन मस्क ने $44 मिलियन ट्रंप को जिताने पर उड़ा दिए। भारत होता तो मस्क भाई के घर से ईडी की टीम उनके सारे रॉकेट उठा लाई होती और मस्क को जेल में ठूंस दी होती। लेकिन अमेरिका में यह सब इतनी जल्दी नहीं होता। मस्क ने खुलकर पैसा दिया, खुलकर प्रचार किया, जरूर यह सब संदेह जताया कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनकी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाएगा, मगर इतनी आसानी से वहां होता नहीं है। मस्क ट्रंप की रैलियों में भी गए, भाषण भी दिया। कमला हैरिस के समर्थन में भी फिल्म स्टार आए, गाने वाले स्टार आए, उद्योगपति कम नहीं आए, बहुत आए। इसके बाद भी कमला हैरिस हार गई। फिल्म स्टारों के समर्थन से कोई चुनाव नहीं जीत सकता। भारत में यह मैसेज किसके लिए है? मोदी के लिए या राहुल के लिए? मस्क इस वक्त जीत का जश्न मना रहे हैं। इस तरह से खुश हैं कि लगता है अमेरिका का सारा एयरपोर्ट अब उन्हीं को मिलने वाला है और सारी खदानें उनके नाम होने वाली हैं। जंगल के जंगल अब कटवा सकते हैं। ट्रंप मस्क की तारीफ कर रहे हैं और मस्क उत्साहित होकर कह रहे हैं भविष्य शानदार होने वाला है। इलॉन मस्क ने अपने एक्स पर कहा है, आप लोग ही मीडिया हैं। वे जनता को मीडिया कह रहे हैं। संदर्भ यह है कि मीडिया ने तो कमला हैरिस की जीत की कोशिश की, लेकिन जनता ने मीडिया को भी हरा दिया। मीडिया के पन्नों पर कमला हैरिस विजेता की तरह दिखाई गई। ट्रंप को लेकर जो आलोचनाएं छपी उसका जनता पर असर नहीं हुआ। इसलिए मस्क कह रहे हैं आप ही मीडिया हैं। अब यह बात इतनी साधारण नहीं है। गोदी मीडिया के देश में, भारत में इस बात को कैसे देखेंगे जहां मीडिया पर कंट्रोल के जरिए लोगों और उनकी समस्याओं को खदेड़ दिया गया है। विपक्ष की कोई बात नजर नहीं आती। ट्रंप की जीत से उत्साहित भारत के किस गोदी चैनल का मालिक या पत्रकार या कोई उद्योगपति कह सकता है लोग ही तो मीडिया हैं? लोगों के पास कुछ बचा नहीं है। ट्रंप की जीत से अमेरिकी मीडिया की साख और गिर जाती है। अमेरिका के कई बड़े अखबार कमला हैरिस का समर्थन कर रहे थे। वॉशिंगटन पोस्ट ने जब कमला हैरिस का समर्थन करने से इनकार किया, कहा कि किसी का भी समर्थन नहीं करेंगे, तब वहां के कई पत्रकारों ने इस्तीफा दे दिया। वॉशिंगटन पोस्ट के मालिक जेफ बेजोस ने लिखा कि आज मीडिया में भरोसा सबसे कम हो गया है। संख्या के हिसाब से ट्रंप को मीडिया के जरिए काफी कम अखबारों से समर्थन मिला। यही नहीं, इन अखबारों में खूब ऐसे लेख लिखे गए जिसमें ट्रंप को खलनायक बताया गया। कमला हैरिस की जीत के संकेत दिए गए, लेकिन नतीजे कुछ और आते हैं। ट्रंप ने भी पत्रकारों को लेकर ऐसी ऐसी आपत्तिजनक बातें कही हैं जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस बार ट्रंप को लेकर अमेरिकी मीडिया जितना मुखर रहा, उतना कमला हैरिस और जो बाइडेन की नीतियों की आलोचना में नहीं रहा। रहता तो शायद बात अलग होती। इसलिए जीत के बाद अमेरिका के इस लिबरल मीडिया का भी मजाक उड़ रहा है। अमेरिका और भारत के मीडिया के हिसाब से अब आप ट्रंप की जीत को देखिए।
अमेरिका में मीडिया कमला हैरिस के साथ था, जीत होती है ट्रंप की। भारत में मीडिया मोदी के साथ रहा। लोकसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के 80 इंटरव्यू होते हैं, एक भी ऐसा सवाल नहीं पूछा जाता है जिससे लगे कि किसी पत्रकार ने इंटरव्यू किया। आप खुद भी उस समय के इंटरव्यू को देख सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन जीत मोदी की होती है। अमेरिका में मीडिया हैरिस के पीछे पीछे चलता है, मगर जीत जाते हैं ट्रंप। तो जो भारत में ट्रंप समर्थक बने घूम रहे हैं, वो ये सब नहीं बता रहे हैं। दुनिया भर में पत्रकारिता कुचली जा रही है या फिर खुद अपने आप को खत्म कर रही है। इसका नुकसान आम आदमी उठाएगा। अभी तो मजा ले लीजिए, लेकिन भारत में लोगों को पता चल रहा है कि उनकी बात तो कोई उठा नहीं रहा। ट्रंप की जीत के उत्साह में इलन मस्क चाहे जितना कह लें कि आम आदमी मीडिया है, इससे मीडिया का काम नहीं हो जाता। मीडिया का काम पत्रकारों को ही करना पड़ता है। भले आज पत्रकारिता ध्वस्त हो चुकी है, लेकिन इसी सिस्टम को नए सिरे से खड़ा करना पड़ेगा। आम आदमी खबर खोजने और करने का जोखिम नहीं उठा सकता। वो वीडियो बनाकर अपनी राय वायरल करा सकता है, लेकिन पत्रकारिता नहीं कर सकता। आज ही मुझे किसी ने यूपी से फोन किया, अपनी मांग के समर्थन में ट्विटर पर 2.5 लाख से अधिक ट्वीट कराया, तब भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे ट्रेंड भारत में आए दिन चलते रहते हैं, मगर सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता, मीडिया छापता तक नहीं है। इसलिए पत्रकारिता के पतन को मोदी, मस्क, ट्रंप या हैरिस से अलग करके अब देखिए। इसका खत्म होना किसी के लिए अच्छा नहीं। आम आदमी के हाथ में सोशल मीडिया है, लेकिन वह पत्रकारिता का अभी विकल्प नहीं बना। आज मस्क कह रहे हैं आप मीडिया हैं भी। उनसे पहले फेसबुक, यूट्यूब जैसे माध्यमों का भी ऐसा ही दावा हुआ करता था, लेकिन अब इन्हीं पर खबरों को दबाने के आरोप लगते हैं। खास तरह की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगता है। कल अगर मस्क पलट गए तो क्या होगा? सोशल मीडिया पर जरूर कुछ लोगों ने मुख्यधारा को ठुकराकर पत्रकारिता की है, आलोचनाओं को जिंदा रखा है, लेकिन पत्रकारिता का विकल्प अभी वहां तैयार नहीं हुआ है। पत्रकारिता का कोई भी विकल्प पत्रकारिता के साथ साथ लोकतंत्र की संस्थाओं और व्यवस्थाओं को ठीक किए बगैर नहीं बन सकता। आप कैसे पत्रकारिता करेंगे? खबर लिखने पर कोई उठाकर जेल में डाल देगा, FIR कर देगा और अदालतें फैसला देने में महीनों लगा देंगी। क्या आपको लगता है कि YouTube मिल जाने या ट्विटर पर अकाउंट खुल जाने से पत्रकारिता हो जाती है? होती है, लेकिन पत्रकारिता का एक काम खबरों को खोजना है। वह आम आदमी उस तरह से नहीं कर सकता जिस तरह से एक पत्रकार, एक संपादक खोजता है, छानबीन करता है। इसमें पैसा लगता है, रिस्क लगता है, तब जाकर खबर छपती है। मुख्यधारा की पत्रकारिता समाप्त हो चुकी है, यह ठीक बात है, लेकिन पत्रकारिता की नई मुख्यधारा अभी नहीं बनी है। भारत के चुनाव में भी और अमेरिका के चुनाव में भी दिलचस्पी इसीलिए रखनी चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।